बच्चों, इस वीडियो में आओ कारक पढ़ते हैं। मैं विभक्तियों के साथ आपको समझाती हूँ। कारक वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। यहाँ पर समझिए कारक और उसके साथ लगने वाली विभक्तियाँ। कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, करण के साथ से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान जिसमें अलग होने की क्रिया समझ में आती है से, क्रिया का संबंध बताने के लिए काके की, रारे री, नाने नी, अधिकरण जहां पर क्रिया की जाए उसके लिए में पर है, और संबोधन के लिए हे, ओ, अरे आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति ने है। क्रिया को करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। ये विशेष रूप से संज्ञा या सर्वनाम होता है और इसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। जैसे कमला ने पत्र लिखा, यहाँ पर कमला का सीधा संबंध लिखने से है और कमला यहाँ पर कर्ता है और लिखना यहाँ पर क्रिया है। तो इस तरह से यहाँ पर कर्ता कारक है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने सब जगह नहीं लगता। इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में ही हो सकता है। कर्ता कारक के साथ वर्तमान काल व भविष्य काल में संज्ञा या सर्वनाम के साथ अर्थात कर्ता के साथ ने नहीं लगता। जैसे दूसरा वाक्य है कमला लिखती है, यहाँ पर कमला करता है और लिखती है क्रिया है, लेकिन ने पर सर्व दिखाई नहीं देता क्योंकि वाक्य वर्तमान काल का है। जब वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम पर कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यह केवल सकर्मक क्रिया में ही होता है। उदाहरण वाक्य है कमला ने पिता को पत्र लिखा। यहाँ पर कमला करता है और उसके कार्य का प्रभाव यानी लिखने का असर जिस पर पड़ रहा है वो पिता है। ये सकर्मक वाक्य है और को कर्म कारक भी लगा है। करण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को करण कारक कहते हैं जिससे क्रिया करने के साधन का पता चलता है, अर्थात क्रिया किस तरह से की गई है। इसके परसर्ग से, के द्वारा है। कभी कभी करण कारक का प्रयोग परसर्ग के बिना भी होता है। कुछ वाक्य नीचे लिखे हैं। हम यहाँ पर शुरू करते हैं उस वाक्य से जो हमने कर्ता कारक से चलाया है। कमला ने पत्र लिखा, ये हमारा कर्ता कारक का वाक्य था। इसी को हम करण कारक में देखते हैं। कमला ने पिता को पत्र पेन से लिखा। दूसरा वाक्य है मुझे पत्र द्वारा सूचना प्राप्ति हुई। तीसरा वाक्य है उसने पेन के द्वारा कॉपी पर लिखा। इसी का चौथा वाक्य है मोहन कानो सुनी बात कह रहा है। पहले वाक्य में से, दूसरे वाक्य में द्वारा, तीसरे वाक्य में के द्वारा और चौथे वाक्य में मोहन कानों सुनी बात कह रहा है, अर्थात मोहन कानों से सुनी बात कह रहा है, लेकिन से यहाँ पर दिखाई नहीं देता, बट यहाँ पर वो भी है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है संप्रदान का अर्थ देना होता है। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। प्रदान का मुख्य अर्थ ही है किसी को सदा के लिए कोई चीज देना, जिसके विभक्ति चिन्ह के लिए, के वास्ते, के हेतु, के अर्थ हैं। अगर हम वाक्य की बात करें तो कमला ने पिता को पत्र लिखा, ये वाक्य हमारा कर्ता कारक से चल रहा है। तो इसी वाक्य को संप्रदान कारक के अंतर्गत देखते हैं। कमला ने पिता को पेन से पत्र लिखकर माँ को रुपए देने के लिए कहा। यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक है। गरीबों के वास्ते दान करें, के वास्ते संप्रदान कारक है। परिवार के हेतु कर्तव्य पूरा करें, यहाँ पर भी के हेतु संप्रदान कारक है, क्योंकि सदा के लिए कुछ जो चीजें हैं वो अलग हो रही हैं। अभी तक आप कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक जान चुके हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं अपादान कारक। जहाँ दो वस्तुओं में अलगाव दिखाया जाता है उसे अपादान कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वो अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह भी से है। अगर हम उदाहरण जानें तो कमला से पेन गिर गया, यहाँ पर कमला से पेन अलग हो गया है, इसलिए से विभक्ति अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ भी से अपादान कारक है क्योंकि गंगा हिमालय से अलग हो रही है। राम शेर से डरता है, मेरा स्कूल घर से दूर है, मैंने माँ से लिखना सीखा। यहाँ पर सभी वाक्यों में जो से है वो अपादान कारक है क्योंकि अलगाव को शो कर रहा है। आइए जाने संबंध कारक के विषय में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चलता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां हैं का के की, रा रे री, ना ने नी। अगर हम उदाहरण वाक्यों पर गौर करते हैं तो कमला का घर दिल्ली में है, ये रमेश की पुस्तक है, राधा के 2 बेटे हैं। स्पष्टीकरण इस प्रकार से होगा, कमला और घर का संबंध का से है, रमेश और पुस्तक का संबंध की दिखा रही है, और राधा के 2 बेटे हैं, यहाँ पर के बेटे और राधा के संबंध को शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। अधिकरण का अर्थ है आधार और वो कारक में 7वें स्थान पर आता है। परिभाषा के रूप में कहें तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है कि क्रिया कहाँ की गई है, अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण वाक्य, जो वाक्य हमारा कर्ता कारक से चल रहा है उसमें देखें तो कमला ने पेन से पत्र लिखकर जेब में रख लिया। बंदर छत पर बैठा है, यहाँ पर जेब में और छत पर में और पर अधिकरण कारक हैं। कभी कभी प्रसंग दिखाई नहीं देता, जैसे बच्चे घर हैं, इसका स्पष्टीकरण हुआ बच्चे घर पर हैं, यहाँ पर भी पर अधिकरण कारक है। संबोधन का तो अर्थ ही है पुकारना, बुलाना, आह्वान करना। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा जाए संबोधन कारक कहलाता है। इसका संबंध केवल कर्ता से होता है। हे, अरे, ओ इसके विभक्ति चिन्ह है और साथ में संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। उदाहरण वाक्य, हे ईश्वर सहायता कर, अरे बच्चों शोर मत करो, ओ कमला इधर आ। इन तीनों वाक्यों में हे, अरे, ओ संबोधन कारक हैं क्योंकि किसी ना किसी को संबोधित कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर उदाहरण के लिए कर्ता कारक वाला वाक्य भी लेते हैं, कमला ने पत्र लिखा, संबोधन कारक का चिन्ह लगाने पर वाक्य हमारे बनते हैं, हे कमला पत्र लिखो, अरे कमला तुम पत्र लिखो, ओ कमला पत्र भी लिखो। यानी कि हे, अरे, ओ कमला के सामने लगाने से जो वाक्य है वो संबोधित करता है कमला को और संबोधन कारक बन जाता है। कारक और उसकी विभक्तियां अभी तक आपने समझ ली होंगी और याद भी कर ली होंगी। यहाँ पर देखते हैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर। कारक में करण कारक 3रे स्थान पर और अपादान कारक 5वें स्थान पर आता है। दोनों की विभक्ति से है, लेकिन करण कारक में से विभक्ति कार्य में सहायता करने के लिए प्रयोग की जाती है और अपादान का से अलग होने को बताता है। उदाहरण के लिए कमला पेन से पत्र लिखती है, ये वाक्य हमारा कर्ता कारक से चल रहा है। यहाँ पर से करण कारक है क्योंकि कार्य में सहायता करना बताता है। दूसरा उदाहरण अगर लें, कमला के हाथ से पेन गिर गया, यहाँ पर से पेन का अलग होना बताता है, इसलिए ये अपादान कारक है। अब आप लोग कारक और उसकी विभक्तियों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपने अपादान और करण का अंतर भी समझ लिया होगा। कारक को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, बड़ी क्लासेस तक ये आपके काम आएंगे।